हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के ऑप्टिक्स यानी पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमारे ऑप्टिक्स में यूनिट लेज़र हो चुकी है, ठीक है। तो अभी ऑप्टिक्स कर रहे हैं, इसकी यूनिट फर्स्ट का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कल हमने किया था एवरेज साइन कंडीशन, जो कि क्या थी, μ1 h1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू μ2 h2 साइन थीटा 2। तो ये क्यों दिया गया था, ये मैंने कल ही बताया था कि इनको देने का रीज़न क्या था कि बिना u और v के ही किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके लिए आवर्धन होगा। तो उस आवर्धन को ज्ञात करने के लिए स्पेशली लेटरल मैग्निफिकेशन को फाइंड करने के लिए ये दिया गया था। और मैंने बोला था कि इसके अलावा एक और भी है, जो कि कौन सा है, लाग्रांजेस लॉ और हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। तो ये भी रिलेशन में बस साइन की जगह क्या था, tan थीटा 1 था, और यहाँ पे क्या था, tan थीटा 2। μ1 μ2 h2 इज इक्वल्स टू μ1 h1। अब मैंने ये भी बताया था कि ये वाला होने के बावजूद भी ये दोनों रिलेशन ऑलमोस्ट सेम से ही है, बस साइन को tan से और tan की जगह साइन है। तो इन रिलेशंस को देने का रीजन क्या था कि जो लैग्रेंजेस था वो किसके लिए था, सिर्फ पैरा एक्सियल रेज के लिए था। और पैरा एक्सियल किरणें कौन सी हैं, ये कल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये किसके लिए था, मार्जिनल और पैरा एक्सियल दोनों रेज के लिए था। तो आज वाला टॉपिक करते हैं हमारा, वो है लाग्रांजेस लॉ, और इसका एक और नाम आता है हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं लाग्रांज का नियम या फिर हेल्महोल्ट्ज संबंध। तो अगर आपके पास लाग्रांजेस लॉ आए या फिर हेल्महोल्ट्ज रिलेशन आए तो दोनों एक ही चीज़ है। अब क्यों दिया गया था, ये मैंने कल ही बता दिया था कि u और v यानी कि बिंब की दूरी पोल से और प्रतिबिंब की दूरी पोल से ना पता होने के बावजूद भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का जब इमेज बना उसके लिए लेटरल मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, पार्शियल आवर्धन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम इन रिलेशंस का यूज करते हैं, लाग्रांजेस रिलेशन और साइन एवरेज साइन कंडीशन का, ठीक है। तो ये है क्या, हमें बस ये प्रूफ करना है कि μ1 h1 tan थीटा 1 किसके इक्वल है, μ2 h2 tan थीटा 2। यानी कि हमें जो है आवर्धन पता होने के लिए बस सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 ये क्या है, स्लोप एंगल्स होते हैं, ढाल कोण। एंगल से ही तो ढाल पता चलती है, बस हमें एंगल पता हो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड कर सकते हैं, इस रिलेशन को। तो ये वाले रिलेशन के लिए हम हर बार क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर रहे हैं। पहले मैं इसको क्लियर कर, तो ये कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले ली मैंने, ठीक है, हर बार ले ही रहे हैं। तो ये इसका मैंने मान लिया कोई बॉल पी है। अब ये किसी स्फीयर का कटा हुआ भाग है, तो इसका कोई सेंटर होगा जो कि C। इस सेंटर की क्या खासियत होती है कि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उससे इस सेंटर की डिस्टेंस r ही होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। अब इस पोल से और इस सेंटर से जो एक्सेस गुजर रहा है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो हमने क्या कर लिया, इस पे कोई AB यानी कि h1 हाइट की कोई मैंने ऑब्जेक्ट मान ली, वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने पड़ी है। अगर इस साइड पड़ी है तो मुझे -u डिस्टेंस पता है, -u, ठीक है। ये -u डिस्टेंस पे होगा, और नेगेटिव क्यों लिया, साइन कन्वेंशन से। तो देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो इधर वाले का मीडियम मान लेते हैं μ1 और इसका मान लेते हैं μ2। जितनी बार भी ये किया हम क्या कर रहे हैं, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 से कम है, जिसका मतलब क्या है, ये वाला मीडियम रेयरर है और ये क्या डेंसर है, यानी कि ये विरल है और इधर वाला सघन है। तो विरल से सघन की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल रे जाएगी। तो एक रे तो मैंने डायरेक्ट ले दी कि वो इस टाइप से जा रही है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं इस साइड शो कर देती हूँ। एक रे मैंने मान ली यूं जा रही है, इस सरफेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और इधर से मैं नॉर्मल शो कर रही हूँ। अब देखो सेंटर की ओर जो लाइन गुजरेगी ये क्या कहलाएगी, ये नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल आप चाहे शो करो चाहे ना करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो ये जो नॉर्मल से जाएगी, अब रेयरर टू डेंसर जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुकी सीधी जाने के बावजूद। ठीक है, तो एक इसने इसके साथ एंगल बना लिया θ1 और ये क्या है θ2। तो ये θ1 और θ2 क्या होते हैं, स्लोप एंगल्स। इनकी हेल्प से अगर हमें, अभी तो देखो u और v यूज करेंगे, लेकिन बाद में अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसके लिए हमें क्या पार्शियल आवर्धन फाइंड करना है, लेकिन हमें u और v पता नहीं है, तो उसके लिए इन रिलेशंस का डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस u है और इतनी डिस्टेंस मुझे पता है, pc की वैल्यू मुझे पता है कि वो क्या होगी, r। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ r। तो मैंने जहाँ पे ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे बनेगा, चलो इसको रहने दो। अब देखो एक रे तो यहाँ से गई, अब एक मैंने मान लिया कि सीधी पोल से गुजर गई, तो जो पोल से जाएगी जो यहाँ पे मिली है, इसको जब नीचे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। उस इमेज की हाइट क्या है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैंने h2 अज्यूम किया, लेट किया, तो माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाया है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, ये सी मेरे पास पहले पड़ा है, इसको मैं डी ई दे दी। ठीक है, तो मेरे पास जो पीडी डिस्टेंस होगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीडी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी। प्रतिबिंब वी डिस्टेंस पे बनता है, तो वो मैंने मान लिया वी। तो अभी तक इतना समझ आया कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जा रही है। अब मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि ये वाला जो एंगल है ये है φ1 और ये एंगल क्या है, φ2। ये मैंने अज्यूम किया। अब देखो ये एंगल जो है इस टाइप से मैंने शो किया कि इस तरीके से ये जो पोल से गुजर रही थी, तो ये एंगल तो φ1 बन रहा है और ये एंगल इधर से φ2 बना रहा है। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है, इसमें इस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है कहीं। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, मैं रिफ्रैक्शन का पढ़ रही हूँ। तो देखो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे क्या है, अगर मैं देखूं एक मीडियम से दूसरी मीडियम में अगर कोई रे जा रही है तो मतलब अपवर्तन या प्रवर्तन हो रहा है। अब अगर इसी मीडियम में वापस आते हो तो मैं बोलती हूँ प्रवर्तन हो रहा है, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है तो मतलब अपवर्तन हुआ। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे ये φ1 और ये φ2 आपको क्लियर शो हो रहे होंगे अभी, तो इसको मैं एक बार इरेज कर रही हूँ। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट P पे अपवर्तन का नियम लगा सकती हूँ। अपवर्तन के नियम से मुझे पता है स्नेल्स का लॉ लग सकता है मेरे पास। तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन, यहाँ पे देखो एंगल किस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, φ1 एंगल से, तो इंसिडेंट एंगल कौन सा आ जाएगा, φ2। तो साइन φ1 ओवर में, अब देखो यहाँ पे अपवर्तन हुआ, उसके लिए मैंने कौन φ2 लिया, आई और आर की जगह मैंने φ1 φ2 लिख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन φ2, वो किसके इक्वल होगा, देखो अब दूसरे मीडियम में जा रही है तो μ2 ओवर में μ1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो अगर ये φ1 और φ2 जो है वो बहुत छोटे हो, इफ φ1 एंड φ2 आर वेरी स्मॉल, तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, टेन थीटा भी थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कोस थीटा किसमें हो जाता है, 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे पास क्या φ1 और φ2 बहुत छोटे हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन φ1 जो है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल लिख सकती हूँ, टेन φ1 के, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी φ1 के इक्वल हो सकता है और ये भी φ1 के इक्वल हो सकता है। सिमिलरली मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन φ2 जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, टेन φ2 के लिख सकते हैं। तो ये वाला जो रिलेशन आया इसको मैं इसमें यूज कर देती हूँ। डायग्राम वगैरह सब चीजें ध्यान रखना, और हर एक रिलेशन को या हर एक टॉपिक को जब आप कर रहे हो तो आपको उसकी स्टार्टिंग पता होनी चाहिए, तभी डेरिवेशन आगे सोल्व होगा। तो मैंने क्या लिख दूंगी, साइन φ1 ओवर में साइन φ2 को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, टेन φ1 ओवर में टेन φ2 जो कि किसके इक्वल है, μ2/μ1 के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ अभी सीधा इसको, चलो ऐसे लिख दो, टेन φ2 ओवर में टेन φ1 को मैं लिख सकती हूँ μ1 ओवर में μ2। मैंने इस रिलेशन को उल्टा कर दिया, टेन φ2 ओवर में टेन φ1 कर दिया जो कि किसके इक्वल आएगा, μ1 ओवर में μ2 के। मुझे जो फाइंड करना है वो क्या था, वो ये था, μ1 h1 टेन θ1 किसके इक्वल आएगा, μ2 h2 टेन θ2 के इक्वल।
मेरे पास म्यू तो बन रहा है, tan थीटा भी नहीं बन रहा और हाइट भी नहीं बन रही, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब देखो क्या, पहले तो मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये जो है ये n मान लिया मैंने, इसको मैं वाइट से शो इससे शो कर देती हूँ, चलो ठीक है। अब देखो मैंने जितनी बार भी ये टॉपिक करवाया मैंने आपको उतनी बार बताया कि यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करूँ जिसको मैं पी डैश पॉइंट नाम दे दूँ, पी डैश, तो ये पी और पी डैश पॉइंट इतने पास में होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम होती है कि इनको हम सेम मान सकते हैं पी और पी डैश को। तो मुझे क्या चाहिए, tan phi 1 चाहिए। ये तो एक बार बाद में यूज होगा इसलिए मैंने अभी बना दिया। तो देखो tan phi 1 की तरह मेरे पास कुछ रिलेशन बन रहा है और मुझे हाइट चाहिए। तो अगर मैं ये वाला एंगल यहाँ से ये ट्राइंगल ले लूँ ए बी पी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, tan phi 1 की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ये हाइट मैंने h1 ली है, तो मैं tan phi, देखो tan phi 1 और tan phi 2 के लिए दो मेरे पास ट्राइंगल बन सकते हैं। एक तो यहाँ से ए बी और पी, ट्राइंगल ए बी पी, और दूसरा क्या ले सकती हूँ, पी डी ई, पी ई डी। तो ये दो ट्राइंगल मैं यूज कर सकती हूँ, तो मैंने ये यूज कर, इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय ट्राइंगल ए बी और पी। ए बी पी से मुझे पता है क्या आएगा, tan phi 1 आएगा। वो क्या आएगा, देखो tan phi 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर में बेस, लंब बटा आधार होता है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है ए बी, बेस मेरे पास क्या है ए पी, तो tan phi 1 क्या आ जाएगा, ए बी ओवर में ए पी। ए बी की मुझे पता है वैल्यू क्या है h1 और ए पी की क्या है माइनस का u। ए पी क्या थी, ये थी जो कि माइनस u है। तो इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो थर्ड, सेकंड। सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, ट्राइंगल पी डी ई यूज करना। तो इस वाले ट्राइंगल से मैं tan phi 2 निकाल सकती हूँ। तो tan phi 2 देखो क्या होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि डी ई ओवर में बेस क्या है पी डी, तो मैं लिख देती हूँ। तो tan phi 2 क्या आएगा, डी ई ओवर में डी पी या फिर पी डी, एक ही बात है। तो डी ई क्या थी, हाइट थी। अब हाइट मेरे पास किस में पड़ी है, माइनस का h2, और ये क्या है मेरे पास पी डी या फिर डीपी की वैल्यू कितनी है v, तो मैंने क्या लिख दिया माइनस h2 ओवर में v, इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास क्या, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ tan phi 1 और phi 2 की वैल्यू, तो मेरे पास हाइट की फॉर्म में कुछ बन रहा है, पहले लिख देते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इनटू फर्स्ट। तो फर्स्ट में मैं सेकंड थर्ड यूज करूं तो tan phi 2 और phi 1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ। tan phi 2 मुझे पता है कि क्या है, tan phi 2 की वैल्यू है माइनस h2 ओवर में v डॉट। अब ओवर में tan phi 1 था, तो tan phi 1 की नीचे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, जो कि क्या है h1 ओवर में माइनस का u था, वो डिवाइड में था, तो वो ऊपर चला जाएगा। किसके इक्वल आएगा, μ1 ओवर में μ2 के। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो h2 ओवर में h1 डॉट u ओवर में v किसके इक्वल आएगा, μ1 बाय μ2 की। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब इस रिलेशन से मुझे क्या पता चला कि जो मुझे रिलेशन बनाना है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास म्यू तो पड़ा है और हाइट पड़ा है। एक ये टर्म मेरे पास u बाई v कुछ आ रही है, जिसको मुझे तो tan थीटा में चाहिए, tan थीटा में चाहिए, मेरे पास u और v आ रही है, मतलब tan थीटा का कुछ यूज करेंगे तो u और v निकल आएगा। तो tan थीटा के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखूं तो कौन सा लूं, a n p डैश, ट्रायंगल a n और p डैश, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ ट्रायंगल a n p, क्योंकि p और p डैश बिल्कुल पास पास है, तो मैं ट्रायंगल a n p या फिर a n p डैश यूज कर सकती हूँ। सिमिलरली इससे तो मेरे पास tan थीटा 1 आएगा, ये थीटा 1 एंगल है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं चलो उधर बना दूंगी। और दूसरा मुझे क्या है, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, डी एन पी, ट्रायंगल डी एन पी, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ डी एन पी डैश, क्योंकि इन्हीं एंगल्स में मेरे पास थीटा 1 और थीटा 2 पड़ा है, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो बाय ट्रायंगल ए एन पी से देखो क्या है, मेरे पास इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, वो
सॉरी ए एन पी या फिर पी डैश लिख दूँ, बात एक ही है। ये मेरे पास θ1 एंगल था, ये माइनस यू का डिस्टेंस है और ये एन पी कोई डिस्टेंस भी, ठीक है। तो tan θ1 अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो tan θ1 क्या आएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि एन पी, या फिर आप एन पी डैश भी लिख सकते हो। ओवर में बेस, बेस क्या है AP, तो AP की मैंने वैल्यू लिख दी, चलो AP लिख देती हूँ। तो NP ओवर में माइनस का U। सिमिलरली मेरे पास जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा था वो कौन सा था, NPD। तो NPD इधर मैं शो कर देती हूँ ताकि बार बार इस साइड ना जाए, इस टाइप से जाऊँ। NPD, ये डिस्टेंस B थी और ये एंगल क्या था, -θ2। माइनस क्यों लिया है ये पहले बता दिया मैंने। तो बाय ट्रायंगल NDP, तो tan θ2 मेरे पास क्या आ जाएगा, θ2 की जगह माइनस का θ2 आएगा। अब tan के आगे अगर माइनस साइन आएगा तो वो माइनस बाहर आएगा थीटा में। अगर cos माइनस थीटा आता तो वो cos थीटा ही रहता, लेकिन tan में आया तो ये माइनस बाहर आएगा। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है NP, ओवर में बेस यानी कि आधार कितना है PD। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, NP ओवर में V। या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, वो क्या आएगा, tan θ2, ये माइनस बाहर आएगा, मैंने इसको इस साइड भेज दिया, NP ओवर में V। एक ही बात है, इधर लगाऊँ उसको इस साइड भेज दूँ, बात तो एक ही है। तो इसको ले दो आप इक्वेशन नंबर, मेरे हिसाब से फोर्थ चल रही है, फिफ्थ। ये इक्वेशन फिफ्थ होगी, ये इक्वेशन सिक्स्थ होगी। तो देखो मुझे क्या चाहिए, देखा जाए तो मुझे u/v चाहिए, u/v चाहिए। तो u/v बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन इक्वेशंस को डिवाइड लगा दूँ, तो बाय सीधा लिख दूँ, इक्वेशन सिक्स्थ में 5 का मैं डिवाइड लगा देती हूँ। अगर v/u बना तो उसको u/v बना तो पड़ा रहने देंगे, नहीं तो रिवर्स कर देंगे। तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे, tan θ2 ओवर में tan θ1 किसके इक्वल आएगा, tan θ1 की, θ2 की वैल्यू क्या पड़ी है, NP ओवर में V, माइनस में था, और इसकी क्या पड़ी है, माइनस में NP ओवर में U। तो देखो क्या हो जाएगा, इस टाइप से बनेगा ये, NP ओवर में V, NP ओवर में U, माइनस माइनस तो कैंसिल, ये NP से NP कैंसिल और ये V जो है ये U ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, tan θ2 ओवर में tan θ1 किसके इक्वल आएगा, U ओवर में V के, इसी के इक्वल बनेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 7 देगा। अब क्या कर सकती हूँ मैं, इक्वेशन 7 की जो वैल्यू आई है वो 4 में मैं पुट कर सकती हूँ। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 7 इंटू 4, तो जब मैं 4 में यूज करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 मेरे पास क्या पड़ी है, H2 ओवर में H1 इंटू H2 ओवर में H1 इंटू u/v था, u/v की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, tan θ2 ओवर में tan θ1 किसके इक्वल आ रहा है, μ1/μ2 के। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, μ1/μ2 के। तो इसको मैं अलग साइड पे चलो यहीं लिख देती हूँ। तो देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 1 वालों को सारी एक साइड ले जाती हूँ, तो μ1 H1 tan θ1 इनका मल्टीप्लाई इधर करा और μ2 का इधर किया, तो वो किसके इक्वल आया, μ2 H2 tan θ2। तो यही लैग्रैन्जियन का, लैग्रैन्जियस का जो लॉ है या फिर हेल्महोल्ट्ज रिलेशन है। अब देखो ये μ1 और μ2 क्या थे, जो मीडियम था, जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम था उसकी क्या है, अपवर्तनांक है। तो मैंने मान लिया कि ये तो मैंने दो ही मीडियम लिए थे इस टाइप से, एक मीडियम और दूसरा मीडियम, और मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो प्रकाश किरणें आ रही हैं इसमें इधर वाली साइड बहुत सारे मीडियम्स पड़े हैं, μ1 μ2 μ3 μp तक मीडियम पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रेज हैं वो बार बार रिफ्रैक्ट होगी, जितनी बार यहाँ पे मीडियम चेंज होगा उतनी बार रिफ्रैक्ट होगा। तो बार बार रिफ्रैक्शन होने से देखो क्या, इस वाले मीडियम में हाइट H1 है, इस वाले मीडियम में हाइट H2 है, तो इसका मतलब क्या है, हाइट चेंज हुई। तो जितने मीडियम्स होंगे उतनी बार इमेज की हाइट चेंज होती जाएगी, और उतनी बार देखो इस वाली रे ने इधर θ1 एंगल बनाया, इधर θ2 एंगल बनाया, इसके आगे कोई और मान लो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस पड़ी है तो ये वहाँ पे इंसिडेंट होएगी, फिर से रिफ्रैक्ट होएगा। तो इसका मतलब क्या है, जितने मीडियम्स पड़े होंगे उतनी बार उनकी हाइट चेंज होगी इमेज की, और उतनी ही क्या है, ये स्लोप एंगल बदलते जाएंगे।
तो मैंने मान लिया कि बहुत सारे मीडियम्स पड़े हैं, तो मान लिया कि μ1 μ2 μ3 और सो ऑन μ तक इतने मीडियम के अपवर्तनांक पड़े हैं, जिससे हाइट क्या आ जाएगी इमेज की h1 h2 h3 एंड सो ऑन hp तक। और स्लोप एंगल मैंने मान लिया θ1 θ2 एंड सो ऑन θp तक। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि मान लो अगर आप सोच रहे होगे कि हाइट बार बार ऑब्जेक्ट कैसे बनेगी, तो मान लो इसके आगे कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस पड़ी है, ठीक है, उससे मान लो ऐसे कुछ पड़ा है, उससे टकराया तो यहाँ पे एक हाइट पे बन गया, जैसे मान लो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस पड़ी है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये जो इमेज होगी ना वो इसके लिए दूसरे वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो उसके कारण ये बार बार अपने यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बनती जाएगी। तो इन सबको मैं अगर यूज करूं और उसको कोई इक्वेशन नंबर ए दे दूं ए, तो बाय इक्वेशन ए मेरे पास क्या बन जाएगा μ1 h1 tan θ1 किसके इक्वल है μ2 h2 tan θ2 के। अब ये जो θ2 वाली जो इमेज बनी थी, यानी कि h2 हाइट पे जो पड़ा था, वो कोई और रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई तो उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर जो हाइट पे इमेज बनेगी वो उसके लिए इमेज बन जाएगी। तो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ μ2 h2 tan θ2 किसके इक्वल हो जाएगा μ3 h3 tan θ3 की। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं μ3 h3 tan θ3 किसके इक्वल हो जाएगा μ4 h4 tan θ4 के। सो ऑन मैं क्या लिख सकती हूँ μp-1 hp-1 tan θp-1 किसके इक्वल होगा μp hp tan θp के। तो अब देखो अगर मैं ये इक्वेशंस लूं तो देखो μ1 h1 tan θ1 इसके इक्वल है, जबकि ये वाली टर्म इस 3 वाली के इक्वल है, मतलब 1 वाली 3 वाली के इक्वल होगी, 3 वाली 4 के इक्वल है तो 1 वाली 4 के इक्वल भी है, 4 वाली आगे 5 के इक्वल होगी, ऐसे फर्दर चलता जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा इससे एंड रिजल्ट कि μ1 h1 tan θ1 किसके इक्वल हो जाएगा μp hp tan θp के इक्वल हो जाएगा। यही लैग्रेंजेस का लॉ है या फिर हेल्महोल्ट्ज रिलेशन है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना और सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए कि किसी तरीके से स्टार्टिंग करनी है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि करना क्या है। हमें ध्यान रखना कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे रिफ्रैक्शन का यूज करना है, यानी कि स्नेल्स लॉ लगाना है। फिर ये एंगल बहुत छोटे होने के कारण हम उसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो जैसे ही tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये tan phi1 tan phi2 बन जाएगा। तो इस मुझे phi1 phi2 पता, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan phi1 और tan phi2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो वो मैंने वैल्यू निकाल के tan phi1 और phi2 के इसमें पुट कर दी। अब मेरे पास मुझे थीटा चाहिए, tan θ1 θ2 चाहिए, मेरे पास ऐसी कुछ टर्म बन रही है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये ट्रायंगल यूज करके tan θ1 और θ2 की वैल्यू निकाली, जिनका रेशियो मेरे पास u/v के इक्वल था, तो वो रेशियो पुट करा और मेरे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन निकल आई। तो ये लैग्रेंजियन और हेल्महोल्ट्ज रिलेशन कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस and its focal length. Refraction through thick lens, thick का मतलब होता है मोटा, and its focal length, focal length को हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। तो यानी कि किसी मोटे लेंस से, थिक का मतलब होता है मोटे, किसी मोटे लेंस से अपवर्तन कराना और उसके लिए अपवर्तन कराएंगे तो फोकस बिंदु या फोकस दूरी निकालना, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात थिक लेंस क्या, देखो लेंस ऐसा होता है, मैं इस कन्वेक्स की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इस लेंस में, इस वाले लेंस को अगर मैं देखूं तो ये किस टाइप से बने हैं, एक सेकेंड, इस टाइप का लेंस है। तो ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पहले वाली, तो ये किसी स्फीयर का इस तरीके से कोई पार्ट होगा, वैसे ही दूसरी वाली भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा। ये वाला थोड़ा सा ढक्का नहीं बना, बस एज्यूम कर लो कि किसी स्फीयर का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले के लिए यानी कि पहले वाली सरफेस के लिए यहाँ कोई सेंटर होगा, तो इसकी कोई रेडियस होगी r1। वैसे ही अगर मैं दूसरे वाली की बात करूँ तो उसका सेंटर भी कहीं यही होगा और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी
R2, ठीक है। तो यानी कि ये जो इनकी रेडियस है R1 और R2, इनके कंपैरिजन में अब थिकनेस क्या होती है लेंस की, ये चीज कि अंदर से वो कितना मोटा है। अगर ये वाले इनके बीच की डिस्टेंस R1 और R2 के कंपैरिजन में बहुत कम है, यानी कि R1 और R2 के कंपैरिजन में, इसको मैंने T नाम दे दिया कि इनके बीच की डिस्टेंस लेंस की T है, तो ये जो है T के कंपैरिजन में ये वक्रता त्रिज्याएं ज़्यादा है, यानी कि T को मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, तो इस लेंसेज को बोलेंगे थिन लेंस, पतले लेंस। लेकिन अगर लेंस इस तरीके का हो, किस तरीके का, इस चीज को मैं, इस चीज को एक बार क्लिक कर, R1 और R2 अगर T के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं तो ये थिन लेंस होगा, क्योंकि मैं इस मोटाई को, ये जो T है इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर लेंस इस तरीके का हुआ कि ये बहुत डिस्टेंस पे मिल रहे हैं कहीं, ठीक है, तो इसके बीच की ये जो लेंथ, जो डिस्टेंस T है, वो इसकी कर्वेचर की रेडियस मान लिया R1 और इसकी R2, इसके कंपैरिजन में इस इतनी मोटी चीज को तो अपने नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, तो इस टाइप के लेंसेज को बोलते हैं थिक लेंसेज या फिर मोटे लेंस। तो जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, किसी मोटे लेंस से अपवर्तन कराना किसी लाइट का और फोकस डिस्टेंस फाइंड करना। तो थिक लेंस क्या है, मोटे लेंस क्या है, ऐसे लेंस जिनके बीच की मोटाई R1 और R2 वक्रता त्रिज्याओं के कंपैरिजन में नगण्य नहीं है, या फिर हम उसको नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, थिक लेंस और मोटे लेंस, ठीक है। इसके अपोजिट अगर वो नेग्लिजिबल है तो उसको बोलेंगे पतले लेंस। तो थिक लेंस और थिन लेंस दोनों का करेंगे, तो अभी मोटे वाला करते हैं। तो मोटे लेंस के लिए मैंने, इसके लिए पहले रिफ्रैक्शन देखते हैं कि कैसे होगा। ये मैंने मान लिया कि कोई इस टाइप का कोई थिक लेंस है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया वैसे, इतना मान लो, ठीक है। इसका मैंने मान लिया कि यहाँ पे इनके कोई पोल है, यानी कि इनसे कोई जो लाइन गुजरेगी वो कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो है M, और इस वाले का पोल मैंने M डैश मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो गुजर रहा है ये कौन सा होगा, मुख्य अक्ष। अब मैंने मान लिया कि ये कोई फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये कोई सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये ऊपर कहीं मिलेंगी और एक मोटा लेंस बना देगी। और मैंने मान लिया कि M डैश जो है वो होगी क्या, इस लेंस की मोटाई होगी, जो मैंने T मान ली, ठीक है। और पहले वाली लेंस की मैंने, पहले वाली इस सरफेस की वक्रता त्रिज्या R1 मान ली, और दूसरे की मैंने मान ली वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है। R1 और R2 के कंपैरिजन में ये नगण्य नहीं है, तो इसीलिए ये मोटा लेंस है। तो अब मैंने मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण, अब मैंने इधर मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसके बीच मान लिया μ2 है, और इधर मान लिया μ1 है। ये एयर का काम कर रही है, ये कोई मीडियम है और ये भी एयर है। अगर ये एयर है तो μ1 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बस लेंस का चेंज नहीं है। तो देखो यहाँ से ये क्या है, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। अब जैसे मैंने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बोला तो आपको याद होना चाहिए कि हमने स्फीयरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला क्या था, μ2/v माइनस μ1/mu इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये वाला टॉपिक इजीली हो जाएगा। तो इसको करने से पहले ये वाला लेक्चर जरूर देख लेना, अगर आपने देख लिया तो वेरी बेस्ट है। तो मैंने अभी क्या किया कि मैंने मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो कि अनंत से आ रही है। मान लो ऐसे कोई प्रकाश की किरण AB आ रही है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है। अब ये इन्फिनिटी से आ रही है तो मैंने इसको अनंत से ले दिया। तो देखो ये इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, वो मैंने मान ली AB। अब देखो मैं पहले वाली सरफेस की बात करी, पहले वाली सरफेस को मैं इस तरीके से मिलाऊं तो ये किसी स्फीयर का पार्ट है। अगर स्फीयर का पार्ट है ये वाला, मान लो ऐसे ऐसे कोई स्फीयर बन रहा है, मान लो चलो मैंने बना दिया इस तरीके से, तो ये वाले स्फीयर का यहाँ पे कोई सेंटर होगा, तो उससे मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ, या मैं इधर से अलग से आपको शो कर देती हूँ। यहाँ से देखो ऐसे मैं बता रही हूँ कि ये मान लो ये कोई सरफेस, उधर वाली फर्स्ट मैंने इधर ले ली, यूं AB आ रही है, राइट, ठीक है। अब जैसे ही AB आई तो ये इस तरीके से किसी गोले का कोई पार्ट है। अगर गोले का पार्ट है तो जैसे ही यहाँ पे टकराता है इसका कोई सेंटर होगा, इस सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल का काम करता है। अब हवा कैसा है, रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है।
और μ2 सघन है। अगर वो μ2 सघन में आ रही है तो वो क्या करेगी, इस तरीके से इस अभिलंब की ओर जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले डायग्राम में ये नॉर्मल शो नहीं करूँगी, ये नॉर्मल शो करूँगी तो बहुत ही इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं नॉर्मल ना शो करके सीधा रिफ्रैक्टिंग रे दिखाऊंगी कि जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई है वो। ठीक है, तो ये वाला चीज़ मैं क्लियर करती हूँ। तो इस तरीके से इसका भी कोई सेंटर होगा यहाँ पे, जिसका यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूँगी तो वो मैंने मान लिया कि इस तरीके से वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी कोई प्रकाश की किरण। थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा देती हूँ ताकि बाद में समझना ईजी हो जाए। इस तरीके से मान लिया वो बेंड होगी। ठीक है, अगर ये वाली सरफेस आगे ये ना पड़ी होती तो ये वाली रे इस तरीके से सीधी चली जाती। अगर ये ना पड़ी होती तो मैंने इसको पॉइंट दे दिया, मान लो ओ है जहाँ पे ये बन रहा है। ध्यान दो, ये वाली अगर ना पड़ी होती तो ये सीधी जाती, लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पे कोई सरफेस पड़ी है जिससे रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये वाला लूँ, इस तरीके से जो शेप बनी हुई है, इसके सामने अभी यूं कोई रे आ गई है इस तरीके से, तो इसके क्या है, ये μ2 है, ये क्या है μ1 है। ये कौन सा मीडियम है, सघन माध्यम है, और ये कौन सा है, विरल है, यानी कि ये वाला डेंसर है और ये रेयरर है। तो डेंसर से रेयरर की ओर जाएगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। इस वाले को अगर मैं मिलाऊं तो स्फीयर से इस साइड कोई सेंटर बनेगा, तो इसका मतलब यूं कोई इसके अंदर नॉर्मल बनेगा, तो मतलब वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर की ओर हटेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा दूर शो कर दूंगी, बस मैं नॉर्मल शो नहीं कर रही हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। आप भी वो नॉर्मल शो मत करना। तो नॉर्मल शो नहीं किया तो देखो इस तरीके से कोई नॉर्मल होगा, तो उससे मैंने ये दूर हटा दी, ये रे दूर गई, ये नॉर्मल को शो कर रहा है, मैं नॉर्मल को शो नहीं करूँगी, इस टाइप से मैंने बना दिया। इसको मैं थोड़ा सा एक बार बड़ा कर लूँ ताकि ये वाली चीज़ समझ में आ जाए। इस तरीके से, ठीक है, ये दूसरी बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, ये कोई पॉइंट वो ले लिया, ये मैंने एफ ले लिया। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ कि अगर इस ये वाली सरफेस ना पड़ी होती तो रे सीधी जाती, लेकिन यहाँ पे ये पड़ा आने के कारण रिफ्रैक्शन फिर से हुआ और वो पॉइंट एफ पे हमें क्या इमेज बन गई। अब अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल, ये जो ओ पॉइंट है, ये किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये इसके लिए आभासी बिंब का काम करेगा, यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा, बिंब, यानी कि जिसका इमेज बनाना है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो कि रियल में नहीं है तो वर्चुअल यानी कि आभासी या काल्पनिक बना दिया, और ये क्या इसके लिए इमेज बनेगी। और इस वाली सरफेस के लिए मैं देखूं फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए ओ जो पॉइंट है वो इमेज का काम करेगा, क्योंकि मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ फर्स्ट के लिए, ये सेकंड अगर ना पड़ी होती तो डायरेक्ट यही मिलती, यानी कि फर्स्ट लेंस के लिए तो ओ क्या इमेज है। लेकिन अगर सेकंड लेंस की बात करूं तो ओ क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मैंने वी ऑब्जेक्ट कर दिया। और सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए जो एफ पॉइंट है वो किसका काम करेगा, इमेज का काम करेगा। तो देखा जाए तो जो ये पूरे लेंस की बात करूं तो उसके लिए इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मैं जब ये है क्या बोलिए अपवर्तन पृष्ठ है, इसके लिए जब मैं अपवर्तन का फॉर्मूला लगाऊंगी कौन सा, μ2 by v माइनस μ1 ओवर में u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर में r, तो जो v होगी मैं ये वाली डिस्टेंस कंसीडर करूंगी यहाँ से पूरी। ठीक है, ये पोल है तो डिस्टेंस तो पोल से ही लेंगे, तो इसको लूंगी। और यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए देखूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ी है, तो देखो मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ, पहले में प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है पता ही नहीं है, कहीं से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो मतलब फर्स्ट वाले के लिए u जो है वो इन्फिनिटी का काम करेगा फर्स्ट के लिए। यहाँ पे मैं फर्स्ट के लिए u लिख रही हूँ इन्फिनिटी, और अगर मैं v देखूँ या फिर मैं ऐसे लिख दूँ, मैं पहले फर्स्ट लेंस के लिए लिख रही हूँ। तो देखो फर्स्ट लेंस के लिए ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, जो u होगा वो क्या है इन्फिनिटी, u क्या है बिंब दूरी। अब मुझे पता ही नहीं ऑब्जेक्ट पड़ी क्या, लाइट कहीं से आ रही है अनंत से, तो मैंने u इन्फिनिटी ले दिया,
और अगर मैं v देखूं तो वो कितना होगा, पोल से डिस्टेंस लेंगे तो फर्स्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट का इमेज था वो पॉइंट O पे बन रहा था, तो इसका मतलब v की वैल्यू मेरे पास MO होगा। और अगर मैं सेकंड वाला लेंस देखूं, ये सेकंड जो सरफेस है उसको देखूं, तो सेकंड सरफेस के लिए O तो है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इमेज कहाँ पे बन जाएगी, F पे। तो यहाँ से भी मैं डिस्टेंस पोल से लूंगी, तो वो पोल मैंने M डैश लिया है, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट के लिए U मेरे पास क्या आ जाएगा, M डैश O, और अगर मैं V देखूं तो वो क्या आ जाएगा, M डैश F। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो, अब क्या होगा कि ये जो लाइन थी, ये जहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ था, इसको मैं μ2 को एक बार मैं ऊपर की ओर यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको मैं पीछे की ओर मिलाऊं, और ये वाली रे को जब मैं यूं मिलाऊंगी तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सही नहीं बना, तो ये जो जहाँ पे ये दोनों रेस काटती हैं, इस तरीके की वहां पे एक प्लेन बनेगा, इस तरीके से। तो ये जो प्लेन होता है वो बिल्कुल इस लेंस के सेंटर में आएगा, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मेरे से सेंटर में नहीं बना, लेकिन वैसे बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये इस वाले लेंस को थोड़ा सा आगे बनाओगे तो ये सेंटर में बनेगा, और इसको मैंने नाम दे दिया कोई पॉइंट P। तो ये जो OP है वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक तल या फिर ऑप्टिकल प्लेन। और ये जो O पॉइंट है वो कहलाता है प्रकाशिक बिंदु। ये O एक ऑलरेडी ले रखा है, तो इसको मैं P डैश कर देती हूँ। यहाँ पे O था ना, इसलिए मैंने P डैश कर दिया। अब ये जो लेंस है उसके लिए ये जो P डैश F है वो किसका काम करेगा, फोकल लेंथ के काम करेगा, यानी कि ये क्या कहलाएगी, इसकी फोकस दूरी, और F क्या होगा, फोकस बिंदु। तो मुझे क्या निकालना है, इस थिक लेंस के लिए इसी फोकल पॉइंट को, इसी फोकल लेंथ को निकालना है, जिसको मैं स्मॉल f से शो करूंगी। तो अभी के लिए आपको इतना चीजें समझ आ गई होगी कि थिक लेंस क्या है, और उसके लिए मैंने रिफ्रैक्शन आपको बता दिया कि अपवर्तन कैसा हो रहा है, अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है। फर्स्ट के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो इसका कोई नॉर्मल कैसे बनेगा वो मैंने दिखा दिया था। तो नॉर्मल की और बैंड होने के कारण इस तरीके से, अगर ये वाली लेंस ना पड़ी होती तो वो यू जहाँ पे O पे जा रही है वहां पे जाता है एंड में। तो फर्स्ट के लिए जो U है वो इन्फिनिटी है, और D की वैल्यू क्या है, MO है। तो अब मैं अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड का सेंटर कुछ इस साइड होगा, इस साइड होगा, तो वो यूं जाएगा, मान लो इस तरीके से। तो वो जो है, अब अगर वो विरल माध्यम में जा रही है, यानी कि रेयरर में जा रही है डेंसर से, तो वो इस नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इस नॉर्मल से दूर मैंने दिखा दिया। फर्स्ट के लिए जो इसमें मैं सेंटर इसके लिए मैं वो नॉर्मल नहीं शो कर रही हूँ। तो फर्स्ट के लिए जो बात होगी U की, तो वो किसका काम करेगा, पॉइंट M से M डैश से O तक, जो कि इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और V क्या होगा, M डैश F, और जिस पॉइंट पे ये मिल रही है इनको पीछे की ओर मिलाने पे, वो क्या होगा, ऑप्टिकल प्लेन। और ऑप्टिकल प्लेन से जो F है, इतनी डिस्टेंस इस लेंस के लिए फोकल लेंथ होगी, और F क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। तो ये रिफ्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसकी फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए डेरिवेशन करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मतलब